नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। भारत का बजट इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, कोरोना की महामारी ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब लगभग कोरोना की महामारी से चीन को इस कोरोना की महामारी को छोड़ दिया जाए तो सारी दुनिया इससे बाहर निकल आई है। लेकिन टूरिज्म सेक्टर जिसका हम जिक्र करने वाले हैं अभी भी इस महामारी की मार झेल रहा है। सवाल ये आखिर क्यों? सरकार के राहत पैकेज मिलने से भी कहीं ना कहीं कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। ऐसे में सेक्टर को खास उम्मीदें हैं। सेक्टर से जुड़े हुए कुछ लोग जो लगातार नौकरियां ढूंढ रहे हैं। ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उम्मीद काफी ज्यादा है इस बार के बजट से कि सरकार उन्हें राहत देगी, उनको कुछ स्पेशल दिया जाएगा। इस पर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और इसके बाद हम करेंगे चर्चा। कश्मीर से कन्याकुमारी, टूरिज्म इंडस्ट्री मुस्कुराएगी सारी। श्रीनगर से शिमला तक लोग घूमने जाएंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री के अच्छे दिन आएंगे। ईश्वर ने दुनिया में कहीं जन्म लिया तो वो भारत है। सारी दुनिया मन की शांति ढूंढते हुए कहीं पहुंचती है तो वो भारत है। पीएम मोदी भारत को दुनिया का टूरिज्म हब बनाना चाहते हैं। मोदी सारी दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो दुनिया भर के लोगों को भारत आने का निमंत्रण देते हैं ताकि भारत में टूरिज्म को बढ़ावा मिले। लेकिन कोरोना काल ने सारी दुनिया के साथ साथ भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री की भी कमर तोड़ दी। लेकिन अब फिर आस जगी है। क्या बदले की तस्वीर, लौट के आएंगे वो पुराने दिन? फिर से बूम होगी टूरिज्म इंडस्ट्री। कोरोना काल में बंद हुई इंडस्ट्री को सरकार ने राहत तो दी लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार उनके लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेगी और उन्हें संकट से निकालेगी। कश्मीर से शिमला तक बंद हो चुके होटल फिर से खुलेंगे। यात्रियों का मेला लगेगा, लोगों के चेहरे पर फिर खुशहाली आएगी जब वित्त मंत्री टूरिज्म इंडस्ट्री को मंदिर से बाहर निकालने के लिए बजट का ऐलान करेंगे, क्योंकि सैलानी भी घूमने के लिए छुट्टी और पैकेज का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी और वित्त मंत्री यात्रियों के लिए इस बजट में क्या ऐलान करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि पर्यटन तो तब होगा ना जब जेब में पैसा होगा और इस बार का बजट ही बताएगा कि पर्यटक के पास कितना पैसा बच पाएगा। तभी तो पर्यटन पर पर्यटक पहुंच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, इसी टूरिज्म सेक्टर से दरअसल लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। खास तौर से इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार की तरफ से आखिर क्या खास होगा। अब हम आपको दुनिया भर के देशों की जीडीपी में आखिर टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या रोल है, क्या योगदान है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की अगर आप देखेंगे कि कुल जीडीपी में 6.8 टूरिज्म का योगदान रहा है। इसके साथ साथ जो अलग अलग देश हैं उसके हम जीडीपी के योगदान आपको बता रहे हैं। जीडीपी में आखिर इस सेक्टर का कितना योगदान है। भारत के ठीक बाद आप देखेंगे यूएस 8.6% तक का इसका योगदान रहा है। कनाडा की अगर हम बात करें ठीक उसके बाद 6.3%। फ्रांस की अगर हम बात करें तो 8.5% तक का योगदान रहा है इस सेक्टर का। यूके की हम बात करें तो 9% योगदान इस सेक्टर का जीडीपी की अगर हम बात करते हैं। उसके ठीक बाद आप देखेंगे जर्मनी 9.1% तक का योगदान। इटली की अगर हम बात करें तो 13% तक का योगदान। चीन की बात करें तो 11% तक का योगदान रहा है अब तक। इसको एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीडीपी में आखिर टूरिज्म इंडस्ट्री का कुल योगदान और क्या आखिर इस योगदान से जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं।
अब आपको यह भी बताते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा टूरिस्ट हब वाले 10 राज्य कौन कौन से हैं जहां पे बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो पहुंचते हैं। आप देख पा रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, सबसे पहला नाम तमिलनाडु। तमिलनाडु में 385.91 मिलियन टूरिस्ट, यानी कि कुल 20.8% देश के कुल टूरिज्म से लोग वहां पर पहुंचते हैं। एक बड़ा हम ये कह सकते हैं कि 10 भारतीय राज्य टूरिस्ट हब वाले, उसमें तमिलनाडु का आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के ठीक बाद 285.8 मिलियन टूरिस्ट, यानी कि अगर हम फीसदी की बात करें तो 15.4%। और इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की एक हिस्सेदारी है वो काफी ज्यादा रही है। उत्तर प्रदेश के ठीक बाद कर्नाटक का नंबर आता है। कर्नाटक में 214.31 मिलियन टूरिस्ट, यानी अगर हम फीसदी में बात करें तो 11.6%। एक बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं कि नंबर है। इसके ठीक बाद आप देखिए महाराष्ट्र, जो कि ये कहा जाता है कि भाई ये तो आर्थिक हम ये कह सकते हैं कि राजधानी के तौर पे भी उतरा है, और 119.19%। और अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो 6.4%। इसके ठीक बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र के ठीक बाद तेलंगाना। यहाँ पे जो टूरिस्ट है, जिसमें हम ये आपको बता रहे हैं कि मिलियन में जिसका हम ये कह सकते हैं कि ये आंकड़ा है 92.88, और फीसदी की बात करें तो 5.0%, यानी तेलंगाना का भी नंबर है लेकिन उतनी बड़ी मार्जिन में नहीं। अब इसके बाद ठीक देखिए आंध्र प्रदेश आता है 194.77 मिलियन का ये आंकड़ा, और इसके साथ साथ फीसदी की अगर हम बात करें तो 10.5%। उसके ठीक बाद पश्चिम बंगाल, एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र, यहां पर भी लोग पहुंचते हैं 85.66 अगर हम टूरिस्ट की बात करें मिलियंस में, और इसके साथ साथ अगर हम इसकी फीसदी में हिस्सेदारी की बात करें तो 4.6%। मध्य प्रदेश, जिसको कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया, देश का दिल, देश की धड़कन मध्य प्रदेश, जिसमें 83.97 टूरिस्ट का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं मिलियंस में, और इसके साथ फीसदी की अगर हम बात करें तो 4.5%। कई ऐसे यहाँ पे अट्रैक्टिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। राजस्थान, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हर साल देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम टोटल ओवरऑल फिगर की बात करते हैं तो 50.24 मिलियंस का ये आंकड़ा, और फीसदी की अगर हम बात करें तो 2.7%। इसके ठीक बाद गुजरात, जो ड्राई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 54.37, जिसका आंकड़ा टोटल फिगर बताया गया है, और फीसदी की अगर हम बात करें तो 2.9%। अब देखिए इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, उनसे भी हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं अखिल स्वामी, जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट, वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अखिल स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पे। इसके साथ साथ कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रधान बजट होटल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहूंगी। टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एक देखिए कंप्लेन तो ये रही है कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा अब तक आखिर क्यों नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस इंडस्ट्री को मॉरली सपोर्ट मिलता है, वो वर्ड ऑफ माउथ मिलता है कि इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको एक टेक्निकली बूस्टअप की भी जरूरत है? देखिए, वास्तविकता में भारतवर्ष जितना सुंदर देश है पूरे विश्व में, अगर पूरे विश्व में कोई ऐसा देश है जहां पे इतनी विविधता है, इतनी पुरातन इमारतें हैं, इतनी पुरानी संस्कृति है, इतना अलग अलग प्रकार के कल्चर्स हैं, और अलग अलग आप देखिए तमिलनाडु का देखिए, कश्मीर का देखिए, राजस्थान का देखिए, बंगाल का देखिए, अलग भाषा है, अलग वेशभूषा है, अलग भोजन पद्धति है। तो वास्तविकता में जो जीडीपी का आपने कंपैरिजन किया डिफरेंट कंट्रीज से, जो हमारा पोटेंशियल है, वो हमारा पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि उसकी तुलना यूके और जर्मनी और फ्रांस से नहीं की जा सकती। हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कम से कम 20% होना चाहिए, जो ब्यूटी हमारे देश में है, जो सुंदरता हमारे देश में है। अगर आप देखें तो अगर उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा योगदान है, उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है आगरा का ताजमहल और काशी का संस्कार और काशी की जो व्यवस्था है, जो बनारस की व्यवस्था है। देखिए, हमारे देश की जो
नेचुरल ब्यूटी है। आप यूरोप जाइए, आप किसी भी देश में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, वो आर्टिफिशियल चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, वहां नेचुरल ब्यूटी नहीं दिखाई पड़ेगी। भारतवर्ष में आप जाएंगे, उड़ीसा के अंदर आपको एक अलग प्रकार का पुरातन देश दिखाई पड़ेगा जो विदेशी हमारे देश में आता है। अब अगर आप बात करें तो एक देशी पर्यटक है, एक विदेशी पर्यटक है। जो विदेशी पर्यटक है, जो अपने देश में नहीं देख पाता, वो हिंदुस्तान में देखने आता है। जब वो काशी जाता है, जब वो प्रयाग जाता है, जब वो आगरा जाता है, जब वो उड़ीसा जाता है, राजस्थान जाता है और वहां दाल बाटी चूरमा खाता है और कहीं पे मछली खाता है, कहीं पे डोसा खाता है, क्योंकि उनके देश में तो एक ही प्रकार का भोजन है, उनके यहाँ कोई विविधता है ही नहीं। तो वास्तविकता में जो हमारे देश की ब्यूटी है, इसको प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। अपने जो पुरानी हमारी पुरातन संस्कृति है, अब जैसे धार्मिक पर्यटन की आप बात कीजिए, जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो वहां पे सुंदर सड़कें देखने नहीं जाते, हम बड़े बड़े होटल देखने नहीं जाते, वहां इसको स्टैब्लिश करने की भी जरूरत है। मैं वही बात कर रही थी कि इसको मोरली के साथ साथ टेक्निकली भी इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कुलदीप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रधान बजट होटल एसोसिएशन से। कुलदीप जी, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार के बजट से? ये संभावना वाला बजट जो हमें दिखाई देता है, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है इस समय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का, और जगह जगह आप देख रहे हैं कि कहीं पे जो है आपका जो कॉरिडोर का जो बनाया है, काशी का हो, चाहे वर्तमान में आप देखें उज्जैन में जो है महाकाल का कॉरिडोर हो, और वो हरिद्वार में के विषय में भी हमें ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे एक कॉरिडोर का प्रस्तावित है। इसी प्रकार से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और ऑल वेदर रोड का जो निर्माण किया जा रहा है। इस तरह के लगातार जो कार्य हो रहे हैं, निश्चित रूप से हमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला बजट जो है ये संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा। और यानी कि एक्सपेक्टेशंस काफी हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। और इसके साथ साथ देखिए, टूरिज्म को आखिर बढ़ावा कैसे मिले, इस पे भी सरकार को बात करनी चाहिए। अब आपको हम ये बताते हैं कि कोरोना लॉकडाउन से दरअसल भारत में आने जाने वाले पर्यटकों में जो भारी गिरावट आई है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार आप उसको भी समझने की कोशिश करें। जहां पहली लहर आई कोरोना की तो 93% जो पर्यटक थे उसमें कमी आई। तो वहीं अगर हम कोविड के नेक्स्ट लेयर की बात करें तो उसमें भी देखिए 79% की कमी आई है। तो ये गिरावट हुई है। और तीसरी लहर की हम बात करें तो 64% की कमी आई। तो जिस वजह से पर्यटन इंडस्ट्री की जो कमर है वो पूरी तरीके से टूट गई। लेकिन उसको अब बूस्ट अप करना है, इसके मोरल को बढ़ाना है, तो ऐसे में अब सरकार को कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। और इसके साथ साथ इस सेक्टर को कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री का दर्जा देकर इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। ग्राफिक्स से समझिए कि आखिर जब कोरोना की लहर आई तो कितने प्रतिशत टूरिस्ट जो थे उनकी गिरावट आई। अब कोरोना महामारी ने बहुत से लोगों को देखिए बेरोजगार भी कर दिया। वो भी आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि आखिर उस समय क्या हालात बने। कोरोना से पहले अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 4 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि महामारी ने आखिर कितने लोगों का रोजगार जो है वो छीना है। लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन कोरोना आने से 3 करोड़ लोगों का रोजगार जो है वो छिन गया। और अप्रैल जून की अगर हम बात करें तो 2020 से अप्रैल जून की अगर हम बात करते हैं तो जीडीपी में भी ऐतिहासिक 24.4% की गिरावट दर्ज की गई है। तो काफी ज्यादा बुरा हाल महामारी के दौरान, कितने लोगों का रोजगार भी गया। अब 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी था। इस मौके पर देखिए, इससे पहले की तरह पर्यटकों की वैसी रौनक भी दिखाई नहीं दी। और इस बार से अगर हम देखें तो भारत में यात्रा और पर्यटन विकास दर में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। और वो आंकड़ा भी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां 2019 के कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो भारत की यात्रा और पर्यटन की रैंकिंग की बात करें तो 34 थी, तो वहीं 2021 में देखिए ये खिसककर 94 तक पहुंच गई, जिस वजह से पर्यटकों की कमी आई है। अब ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है कि 27 सितंबर पर विश्व पर्यटन दिवस के आने तक भारत में फिर से पर्यटन के पुराने दिन लौट आएंगे। तो वहीं देखिए, बजट को लेकर आखिर क्या कहते हैं हिमाचल के पर्यटन व्यवसायी और क्या है उनकी सरकार से मांग। सबसे पहले इसको सुनते हैं और उसके बाद हम अपनी चर्चा पे जाएंगे। जो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो इसके लिए एक स्पेशल बजट प्रावधान करना पड़ेगा, जिससे कि एग्जिस्टिंग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए और नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कैसे, नए नए जो वहाँ पर साइट सीइंग प्लेसेस उसको क्या क्या डेवलप किया जाए। इस बारी जो हमारी बजट से उम्मीद ये है कि एक तो हमारे जो लग्जरी टैक्स हैं
जो 12% 18% है, अगर उनमें 2-2% की कमी हो जाए तो टूरिस्ट के लिए एक एडवांटेज हो जाएगी। रिजॉर्ट के अलावा अन्य जो ऐसी अट्रैक्शन के लिए सुविधाएं हैं, कोई रोप वे का है, कोई यहाँ मेट्रो की बात की जाए, टूरिस्टों को सुविधा देने के लिए एयर कनेक्टिविटी की जाए, ये इतनी एक व्यापक योजना जो है इसमें केंद्र सरकार ही सहयोग कर सकती है। यही आस है प्रधानमंत्री से कि भाई वो इस हिमाचल के लिए अपना दूसरा घर समझते हैं, तो उसके लिए जो है अच्छे से कोई पैकेज दे, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी टूरिस्ट प्लेस में बदल सके। वैसे देखा जाए तो सरकारें जो प्रचार प्रसार बहुत होता है, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, लेकिन उस हिसाब से टूरिज्म नहीं बढ़ पा रहा है। अगर खासकर हम अपने प्रदेश या अपने शिमला की बात करें, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को विशेष रूप से यहाँ पार्किंग की कुछ वैसी व्यवस्था बनाएं ताकि टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और हिमाचल में नए टूरिस्ट पैलेस जो हैं वो डेवलप किए हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो सके। एक हाई एंड टूरिज्म है, वो हाई एंड टूरिज्म के लिए यहाँ पर स्पेस दी जानी चाहिए। शिमला के लिए सिर्फ एक फ्लाइट है। मैं लद्दाख का ले का विजन डॉक्यूमेंट लिखा है युवराज जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गर्मियों में वहाँ पर 30 फ्लाइट्स जाती हैं। शिमला में 30 फ्लाइट्स क्यों नहीं हो सकती हैं? बड़ा सवाल, शिमला में आखिर 30 फ्लाइट्स क्यों नहीं हो सकती? अब ये तो थी हिमाचल के लोगों की बात, लेकिन टूरिज्म बजट को लेकर धरती के स्वर्ग की अगर हम बात करें, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर में भी पहुंचते हैं, लेकिन क्या है बजट में उनकी सरकार से मांग, ये भी सुन। बजट के हवाले से बात करेंगे जो कुछ ही दिनों में यहाँ पे पेश होने वाला है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है। देखिए, हमेशा जब भी जिस जगह पे बजट आने वाला होता है तो उस जगह की जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं, तो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे उन चीज़ों को देखकर बजट में उन चीज़ों को शामिल किया जाए। इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर बजट के हवाले से कई ऐसे इक़दाम उठने चाहिए जिसमें फोकस टूरिज्म पे होना चाहिए, डेवलपमेंट पे होना चाहिए। कि हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीदें रहती है एज ए कश्मीरी यूथ कि जम्मू कश्मीर को एक अच्छा बजट मिले, ताकि यहाँ जो गरीबी है, यहाँ जो हमेशा इकोनॉमी यहाँ का एक बड़ा कंसर्न रहा है। बजट में सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि जो लास्ट ईयर का 1,12,000 करोड़ है उसके अंदर से यूटिलिटी आइटम है वो बड़े कम रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका जो कैरिड ओवर सिस्टम जैसे आपने लद्दाख में अप्लाई किया है वो यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए। हमारी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट होगी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट होगी, एक तो सबसे पहले यहाँ की जो छोटे छोटे लोन्स हैं ये माफ़ किए जाए, क्योंकि यहाँ आज की पोजीशन में बिजनेसमैन इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने लोन्स रिपे कर सके। तो ये तो रही श्रीनगर के वहां के लोगों की राय। अब बात करते हैं देवनागरी उत्तराखंड की। वहां के लोग आखिर क्या सोचते हैं, होटल व्यवसायी सरकार से टूरिज्म को लेकर आखिर क्या मांग कर रहे हैं, वो भी सुनते हैं। जैसे हमारे आउटर में हैं उसमें होटल खोलने चाहिए, अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए इनको, तभी हमारा टूरिज्म कामयाब होगा। आपने केंद्रीय बजट की बात की है। केंद्रीय बजट जो हमारा पर्वतीय अंचल में जो ग्रामीण हैं उनकी दृष्टिगत को रखते हुए बनाया जाना चाहिए। तो पहले तो मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं टिहरी से हूँ जिसमें टूरिज्म को सबसे ज़्यादा वो किया है हमने, वोटिंग का भी वहाँ पे किया है, टिहरी लेक का भी किया है। तो मैं चाहता हूँ कि केंद्र इस टाइम पे थोड़ा टूरिज्म पे ध्यान दे। इसके लिए इको फ्रेंडली टूरिज्म जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब लाइफ स्पान के लिए। और क्योंकि आप आजकल पॉल्यूशन सब जगह बढ़ रहा है। ये देवताओं की भूमि है, यहाँ हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री श्रद्धालु यहाँ आते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अपवाद ये है कि इसका एक लिमिटेड पीरियड है। बाकी समय हमारा टूरिज्म सेक्टर शून्य के बराबर है। मसूरी, हरिद्वार यहाँ ज़रूर लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोकल आदमियों को रोजगार दे सकते हैं। तो एक्सप्लोर लोग तब करेंगे जब उसका प्रचार प्रसार जोरों शोरों से होगा। अखिल स्वामी जी जो कि अर्थशास्त्री हमारे साथ कनेक्ट हैं, लगातार उनसे भी हम राय ले रहे हैं। अखिल स्वामी जी, EPCG स्कीम जिसका जो जिक्र है सरकार करती हुई आई है, और वो ये भी कह रही है कि मोरली देखिए कोविड के टाइम पे तो हम आपके साथ खड़े थे, सेक्टर के साथ हम खड़े थे, कई ऐसे स्कीम्स लेकर आए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उस तरीके से उसका प्रमोशन नहीं हुआ, वो दर्जा नहीं मिला है। और आपने भी सुना होगा अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से वो आवाज़ है, वो मांग सरकार से।
देखिए, वास्तविकता में जो सबसे बड़ी कमी मैं समझता हूं जिसमें बजट का ध्यान देना आवश्यक है, वो ये है कि हम जब सेल करते हैं पर्यटन को तो भारतवर्ष को एक यूनिट की तरह सेल करते हैं। देखिए, दूसरे देशों की तुलना में भारत एक अलग प्रकार का देश है। हर प्रदेश का अलग कल्चर है। अगर दिल्ली में कोई घटना हो जाती है तो विदेशी पर्यटक को लगता है क्योंकि भारत एक जैसा है तो दिल्ली में हुआ तो तमिलनाडु में भी असर होगा। तमिलनाडु का कल्चर, तमिलनाडु का प्रमोशन अलग प्रकार से होगा, राजस्थान का अलग प्रकार से होगा, उड़ीसा का अलग प्रकार से होगा। तो जो हमारे एनआरआईज दूसरे देशों में बसे हुए हैं, अलग अलग देशों के में से बसे हुए हैं, उनके माध्यम से उस स्टेट के कल्चर को अगर प्रमोट करने की स्कीम हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे महसूस हो कि हमारा देश जो है इतना विविधता वाला, इतना खूबसूरत बिल्कुल, अनेकता में एकता, यही है भारत देश हमारा। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। कुलदीप शर्मा जी, आपका क्या कहना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग तरीके से इसको प्रमोट किया जाए, उसके कल्चर्स को, उन देश के लोगों को। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से जो करिश्मा बात है बिल्कुल सही है कि अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा, और ऐसा नहीं है कि समय समय पर अच्छे प्रयास भी किए जाते हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार से हम लोग जो है लगातार जो है लोकल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं और लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, लोकल संस्कृति को प्रमोट करते हैं। जी। आप देखेंगे होम स्टे का एक जो बड़ा कल्चर यहाँ पर डेवलप हुआ है, उसका यही विजन है। हमारी सरकार से वर्तमान जो बजट आने वाला है उसमें हमारे हमारे जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हम चाहते हैं सरकार फोकस करे। एक तो जो चारधाम जो ऑल वेदर रोड है उसका निर्माण अति शीघ्र होना चाहिए। बिल्कुल, और इंतजार रहेगा कि इस सेक्टर के लोगों को आखिर क्या राहत पैकेज भी दिया जाता है। लगातार भारत 24 उससे जुड़ी हुई अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिल स्वामी जी और इसके साथ ही कुलदीप जी हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो देखिए, बजट से सरकार को इस वक्त काफी ज्यादा टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को उम्मीदें हैं। लगातार इससे जुड़ी अपडेट आगे भी आप तक हम देते रहेंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए भारत 24।